सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत है। भाई सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा का प्रमुख विषय वस्तु है कि कुंडली में अरिष्ट भंग योग कैसे देखें। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने ढेर सारे योग के बारे में पढ़ा, अरिष्ट के बारे में भी पढ़ा। तो कुछ अरिष्ट योग बनते भी हैं तो उसका परिहार भी कुंडली में हो जाता है। हम सबों को अरिष्ट भंग के योगों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम नहीं रख पाते हैं तो हमारा कुंडली का फलादेश सकारात्मक नहीं होता। खास करके जब छोटे बच्चों का जन्म होता है तो उनके अभिभावक यही पूछते हैं कि क्या बच्चे को कोई अरिष्ट तो नहीं है। यदि कुंडली में अरिष्ट बन भी रहा हो और अरिष्ट भंग के सूत्र भी लग रहे हों तो जातक को अरिष्ट बना ही होता है। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। तो जातक शास्त्रों में सामान्यतः सबसे प्रमुख योगों में से एक योग, पहला योग यह दिया गया है कि बलवान देवगुरु बृहस्पति, बलवान देवगुरु बृहस्पति, बलवान गुरुदेव लग्न में हो। बलवान का मतलब यह हुआ, दो कायदों से हम सब समझ सकते हैं। बलवान गुरु लग्न में, हालांकि केंद्र में भी बलवान गुरु होते हैं तो रिश्तों का नाश होता है, परंतु लग्न जो है यह व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। और लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति हो और बलवान हो। बलवान का मतलब होगा कि अंशात्मक मान कम से कम 5 अंशों से अधिक हो और 20-25 अंशों से कम हो। एक यह बलवान माने जाते हैं। और दूसरा बलवान जो लग्न का अंश है, लग्न के अंश के आसपास हो। मान लिया जाए कि लग्न का अंश 13 है और देवगुरु बृहस्पति 2 अंश के ही हैं, तो लग्न के अंशात्मक मान से 11 अंश की दूरी हो गई। अगर लग्न का मान अगर 5 है और देवगुरु बृहस्पति अगर 2 अंश के हैं तो लग्न के काफी करीब हो गए। इस प्रकार हम अच्छा इन्हें कह सकते हैं। इस प्रकार इन्हें हम अच्छा कह सकते हैं। साथ ही कम से कम अपने नीच राशि में न हो। देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि मकर राशि बतलाई गई है सभी पुस्तकों में, एवं हमारे हम सबों के गुरुजन ने इसी बात को हम सबों को समझाया भी है। तो संपूर्ण अरिष्टों का नाश होता है। दूसरा, अगर केंद्र में भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, यदि केंद्र में भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, केंद्र भाव चौथा, 7वें भाव को भी केंद्र भाव कहा जाता है, 10वें भाव को भी केंद्र भाव कहा जाता है। अगर केंद्र भाव में भी बलवान देवगुरु बृहस्पति हो और लग्न के अंशात्मक मान के भी यदि आसपास में होते हैं तो और उत्तम हो जाता है। यानी कि लग्न के अंशात्मक मान से 10 डिग्री पीछे तक हो या 10 डिग्री आगे तक हो तो ज्यादा ही लाभ होता है। अगर लग्न के अंशात्मक मान के समकक्ष हो तो और अति सुंदर होता है। यह तो हम लोगों ने पहला सूत्र पढ़ा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सूत्र पर चर्चा करते हैं। पहला सूत्र सभी को स्पष्ट समझ में आया? गुरुजी, ये पूछना था मुझे कि जो आप बता रहे हैं कि कोई ग्रह बाल अवस्था में होगा या वृद्ध अवस्था में होगा, तो वो पूरी कुंडली पे अच्छे प्रभाव देगा अगर वो लग्न के पास में है तो? हाँ जी, जी, लग्न धन्यवाद। के अंशात्मक मान के आसपास में यदि कोई भी ग्रह होता है वह लग्न पर पूर्ण प्रभाव डालता है।
तो हमें ऐसे नहीं देखना कि नहीं ये तो बाल अवस्था में तो ये अच्छे फल नहीं देगा, लेकिन वो देगा फल अच्छे। नहीं ना, अगर बाल अवस्था में वो है तो लग्न भी तो बाल अवस्था का ही। जी, हमने ठीक। लग्न के अंशात्मक मान के आसपास में कहा है ना, हाँ जी, समकक्ष। हाँ जी। जी, लग्न के अंशात्मक मान के आसपास में जिस ग्रह का अंशात्मक मान लिया जाए कि लग्न का अंशात्मक मान 2 है और देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान 18 है या 17 ही है, तो 17 है तो किसी भी राशि में होंगे तो युवा अवस्था के हो गए ना। जी। तो ये युवा अवस्था के हैं, लेकिन लग्न का अंशात्मक मान तो 2 ही है। तो ये तो तीसरे भाव में, भाव चलित में तीसरे भाव में चले जाएंगे। यानी कि लग्न के अंशात्मक मान को हम लोग ऐसे समझेंगे कि कोई भी लग्न 30 अंशों का होता है, कोई भी लग्न 30 अंशों का है। 30 अंशों का होता है। यदि लग्न ही अब यहाँ पर हमने 2 अंश मान लिया तो 15 अंश इधर, यानी कि 17 अंश तक, और 15 अंश इधर यानी कि 17 अंश से 17 अंश तक। यह लग्न का प्रभाव हुआ। अब यह 2 अंश है, तो 2 में से अगर हम 15 कम कर देते हैं, 17 15 कम कर देते हैं तो 17 हुआ। तो यह 17 अंश 12वें भाव तक का भी फल हुआ। यानी कि अब यहाँ पर 12वें भाव का फल नहीं, यहाँ पर जो 12वें भाव में जो 1 नंबर की राशि हो गई, यह मेष राशि का प्रभाव यहाँ पे आ गया, क्योंकि लग्न तो 2 ही अंश का है, यहीं पे है। तो यह तो यहाँ तक प्रभाव दिया ना जी, 15 अंश पीछे तक। जी, अगर अगर 12वें भाव में कोई भी ग्रह अगर 27 अंशों का है, फिर यह लग्न के अंश से मात्र 5 अंश की ही तो दूरी पर है, 5 अंश ही पीछे है। यह तो लग्न को प्रभावित करेगा ही करेगा। शायद आप लोग नहीं समझ पाए इस बात को। अभिषेक जी, आप समझे कि नहीं समझ पाए इसे? जी गुरुजी। पर गुरुजी जैसे ये 27 अंश का है और जिस राशि में भी है, या वृद्धावस्था का है, बालावस्था का है, तो भी प्रभावित करेगा। हाँ जी, अब जैसे कि मेष राशि में ही कोई भी ग्रह हो, तो मेष राशि में या बाल अवस्था का है, जी, अंतिम अंश नहीं ना, मृत अवस्था का हो गया, अमृतावस्था मेष का है। मृत अवस्था का हो गया, तो यह प्रभाव तो देगा ही देगा। अपने गुणों को तो यह विकसित करेगा ही करेगा ना। जी, मतलब ग्रहों के गुण नहीं बदलते। कहने का मतलब यह है कि किसी भी राशि में कोई ग्रह जब जाता है, प्रवेश करता है, तो राशियां क्या है? माहौल है, घर है, इन्वायरमेंट है। अब मेष राशि के जो गुण धर्म है, उस गुण धर्म से मंगल यहाँ पर ओतप्रोत हो गया, लेकिन अब इस मेष राशि के गुण धर्म को छोड़ रहा है, मेष राशि के गुण धर्मों को छोड़ रहा है। छोड़ रहा है। जब 30 अंश आएगा तो पूरा छोड़ देगा, और पूरा जब वृषभ राशि में आएगा तो थोड़ा 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 गुणों से अपना ओतप्रोत होता रहेगा, और फिर बीच में आकर यह युवा हो जाएगा, फिर यह वृषभ राशि का गुण धर्म अपना शुरू कर लेगा। ये थोड़े है कि अगर राशियों के गुण धर्म है, अगर मान लिया जाए कि आप ही जिस कमरे में घर में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, अगर उस परिवार को आपको छोड़ के जब जाना होता है किसी दूसरे परिवार में, तो मन तो उदास हो ही जाता है, लेकिन आपका जो निजी व्यक्तित्व है वह थोड़े समाप्त हो जाता है, या समाप्त हो जाता है निजी व्यक्तित्व। नहीं गुरुजी, नहीं समझ। और दूसरे घर में जब जाते हैं तो क्या आपका निजी व्यक्तित्व पूरा समाप्त हो गया रहता है? कि निजी व्यक्तित्व उतने ही रहते हैं। सिर्फ उस जिस नए घर में आप जाते हैं तो उस माहौल में ढलने और उस माहौल के अनुरूप कार्य करने में जब ढलिएगा तब तो कार्य कीजिएगा ना। जी,
यही अंतर होता है। ग्रहों के नैसर्गिक गुणधर्मों पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता, केवल राशियों के गुणधर्म, यह एक राशि का गुणधर्म छोड़ता है, दूसरे राशि का गुणधर्म ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करता है, तो राशियों के गुणधर्मों में अंतर हो जाता है, लेकिन ग्रहों के गुणधर्म में कोई अंतर नहीं। हाँ। अब मान लिया जाए कि मंगल का भी स्वभाव उग्र है, मंगल का भी स्वभाव उग्र है। उग्र है, गुस्सा वाला है, और मेष राशि भी अग्नि तत्व का है, यह भी उग्र है, तो यहाँ पे उग्रता थोड़ी ज्यादा हो गई, उग्रता ज्यादा हो गया, या जो भी गुणधर्म है दोनों के समायोजन से थोड़ा वृद्धि हो गया। हालांकि मंगल मेष राशि में बड़े उदार स्वभाव के हो जाते हैं, लेकिन जब यह पुरुष राशि है, मेष राशि पुरुष राशि है या नहीं है, जी। और वृषभ राशि स्त्री राशि है। स्त्री राशि, जी स्त्री राशि। तो अब यहाँ पर मंगल पुरुष राशि में अगर रहेगा तो थोड़ा सा रोग अधिकार वाली बात ज्यादा करेगा, सौम्यता तो नहीं रहेगी, तो यही सौम्यता उग्रता इनकी समाप्त होगी, और वृषभ राशि में आएंगे तो स्त्री वाले गुण आ जाएंगे। थोड़ा मतलब कि उग्रता तो मंगल का है, वह रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसी उग्रता में थोड़ी कमी आ जाएगी। कमी आ जाएगी, यह राशियों के गुण धर्म से ओतप्रोत हो जाएंगे। तो ये राशियों के जो गुण धर्म होते हैं उसमें यह बातें आ जाती है। अब बात स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ अभी? जी गुरुजी, हो गया। या नहीं भी स्पष्ट हुआ हो तो फिर आप बोले, हम पुनः अपने विचार को देने का प्रयास करेंगे। चलिए अब दूसरे सूत्र पर हम लोग चलते हैं। दूसरा सूत्र है इसी प्रकार लग्नेश। अब आप अपने लग्नेश को पहचाने की कौन लग्नेश है। अगर 3 नंबर की राशि यहाँ लिखी हुई होगी तो 3 नंबर राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। अगर यहाँ पर 1 नंबर की राशि है तो 1 नंबर की राशि इसके स्वामी मंगल देव हो जाएंगे। अगर 10 नंबर राशि लिखा गया है तो 10 नंबर राशि के स्वामी शनि देव हो जाएंगे। आप सभी अपने लग्नेश को पहचाने। यदि लग्नेश केंद्र में कहीं भी हो, लग्नेश लग्न में हो या किसी भी इस केंद्र भाव में हो, लेकिन लग्नेश शनि ही क्यों ना हो, बुद्धि क्यों ना हो, शुक्र ही क्यों ना हो, मंगल ही क्यों ना हो, अगर शनि ही है तो किसी भी पापक ग्रह से यह न युक्त हो न दृष्ट हो, यानी कि लग्नेश केंद्र में हो और किसी भी अशुभ ग्रह से युक्त दृष्ट न हो, तो भी हर प्रकार के अरिष्टों का नाश होता है। हर प्रकार के अरिष्टों का नाश होता है। यदि यही शुभग्रह से दृष्ट हो जाए, यदि शुभग्रह से दृष्ट या युक्त हो जाए तो अरिष्ट भंग के इस युग में और बल मिल जाता है और हर प्रकार के शुभ गुणों में विकास होता है, उत्तरोत्तर वृद्धि होता है। लग्नेश यदि केंद्र भाव में है और किसी भी पापग्रह से युक्त दृष्ट नहीं है तो अरिष्ट का भंग होता है। यदि वही लग्नेश केंद्र में है और अशुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट नहीं है और शुभग्रह से युक्त या दृष्ट है तो अरिष्ट भंग के योग में और बल मिल जाता है, साथ ही व्यक्ति के शुभ गुणों में उत्तरोत्तर वृद्धि होता है, सुखी होता है, संपत्तिवान होता है, बुद्धिमान होता है, यशस्वी होता है। यह भी सूत्र स्पष्ट हो गया। जी गुरु जी। जी गुरु जी। अब हम लोग तीसरे सूत्र पर चलते हैं।
यदि चंद्रमा 8वें भाव में होता है, सूत्र को खूब ध्यान से समझेंगे, तीसरे सूत्र को। यदि चंद्रमा 8वें भाव में रहता है तो अरिष्ट योग का निर्माण करता है। ऐसा हम सबों ने पढ़ा भी है एवं पुस्तकों में भी देखने को मिलता है और हमारे गुरुजन भी यही कहते हैं। परंतु यदि चंद्रमा अष्टम भाव में होता है और यदि चंद्रमा अष्टम भाव में हो और D3 कुंडली, D3 कुंडली आप सभी जानते होंगे, जिसे दृष्टान कुंडली कहा जाता है। हाँ बोलिए, सदा जय हो, बोलिए। अच्छा ठीक है। तो जिसे दृष्टान कुंडली कहा जाता है, दृष्टान कुंडली में वह बुध की राशि में हो, शुक्र की राशि में हो, देवगुरु बृहस्पति की राशि में हो, तो हर प्रकार के अरिष्टों का समन करते हैं। यह चंद्रमा के अष्टम भाव में होने का अपवाद भी है। क्या इस बात को आप लोगों ने स्पष्ट समझा? जी गुरुजी। इसको अन्य कायदों से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब दृष्टान कुंडली क्या है, यह तो गणित की बातें हैं, इसके लिए तो हम सबों को अध्ययन करना चाहिए। लेकिन अगर मान लिया जाए कि चंद्रमा यहीं पे अष्टम भाव में है, देवगुरु बृहस्पति के दृष्टान में भी है, यानी कि D3 कुंडली में, दृष्टान कुंडली में आजकल तो सॉफ्टवेयर से लोग कुंडली बनाते हैं, जनरेट करते हैं, देखते हैं, तो वहां पे सभी वर्ग कुंडलियां कुछ ही सेकंड में बन के दिख जाती है। तो हम लोग देख लेंगे कि चंद्रमा अष्टम भाव में है और वह 3 या 6 नंबर की राशि में है, तो बुध के दृष्टान में हो गया। वहीं चंद्रमा 9 या 12 नंबर की राशि में है तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टान में हो गया। वहीं चंद्रमा 2 या 7 नंबर की राशि में D3 कुंडली में है तो शुक्र की राशि में। तो फिर शुक्र को देखेंगे, अगर मान लिया जाए उदाहरण स्वरूप देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में D3 कुंडली में है, गुरु की ही राशि में अगर हो गए 9 या 12 में किसी में, तो फिर गुरु को भी देखेंगे कुंडली में। किसे देखेंगे? गुरु को गुरु को देखेंगे। वह गुरु कुंडली के शुभ भाव में हो और अच्छे स्थिति में हो। अच्छे स्थिति का मतलब यह हुआ कि पीड़ित न हो, पापग्रह इत्यादि से पीड़ित न हो। अगर मान लिया जाए कि यहीं पे देवगुरु बृहस्पति हैं और शनि से दृष्ट हो गए, तो पीड़ित माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? जी। या राहु से युक्त हो जाए या राहु के द्वारा देखे जाते हैं, तो पीड़ित हो गए कि नहीं हो गए? जी। पीड़ित हो गए। तो यदि गुरु पीड़ित रहेंगे और चंद्रमा गुरु के दृष्टान में रहेगा, तो जब गुरु पीड़ित हो गया तो उसकी राशि भी पीड़ित हो गई, सब कुछ खराब हो गया, तो वरिष्ठ हो सकता है। और जितने शुभ भाव में रहेंगे उतनी अच्छी बात है। लग्न कुंडली में यानी कि चंद्रमा अष्टम भाव में हो और बुध शुक्र गुरु के दृष्टान में हो, यानी कि D3 कुंडली में बुध देव के राशि में हो या शुक्र देव की राशि में हो या देव बृहस्पति की राशि में हो,
और वह जिस शुभग्रह की राशि में है वह शुभग्रह कुंडली में पापग्रह से युक्त न हो, कम से कम पापग्रह से पीड़ित न हो, तो हर प्रकार के अरिष्टों से वे तो भी जातक की रक्षा करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम सभी प्रत्येक कक्षा में सभी नए नए सूत्र ही पढ़े। कक्षाएं तो होती रहती है और नए पुराने सूत्र वो ध्यान में आता है, उसकी चर्चा व्यक्ति करता रहता है। अगर चंद्रमा, अब चलते हैं अगले सूत्र पर, इसको मिटा दें। जी अगर चंद्रमा किसी भी भाव में हो, चंद्रमा से मुख्यतः अरिष्ट का विचार किया जाता है। चंद्रमा सामान्यतः किसी भी भाव में हो, अगर कुंडली के शुभ भाव में है तो उत्तम, अगर कुंडली के शुभ भाव में है तो अति उत्तम। अगर कुंडली के छठे, आठवें एवं 12वें भाव में है तो कम, 11वें भाव में भी है तो उत्तम, दूसरे एवं तीसरे भाव में भी है तो भी ठीक ही है, कम से कम छठे, आठवें, 12वें में। अगर छठे, आठवें, 12वें में है तो भी अरिष्ट का समन होता ही है, या अरिष्ट योग का निर्माण ही नहीं होता। कब? तो चंद्रमा पूर्ण बलवान हो, चंद्रमा किसी भी भाव में हो, पूर्ण बलवान हो, यानी कि शुभ चंद्रमा हो, चंद्रमा शुभ हो, चंद्रमा शुभ हो, एवं शुभग्रह की राशि में हो। किसकी राशि में हो? शुभग्रह की राशि। शुभग्रह की राशि में हो या स्वराशि के हो। अब बुध देव के बारे में यह है कि बुध देव कभी कभी पापग्रह हो जाते हैं, शुभग्रह भी हो जाते हैं। यदि बुध देव की राशि में है तो ये किसी पापग्रह से, मंगल या शनि से युत न हो। सूर्य को पापग्रह नहीं कहा गया है, सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया है। राहु केतु की कोई राशियां ही नहीं होती। चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में हो, शुभग्रह की राशि में हो, मंगल शनि की राशि में न हो, यदि बुध की राशि में है तो वह बुध पापग्रह से युक्त न हो तो अरिष्ट का नाश होता है। इसी सूत्र में अगला यह भी है कि यदि वहीं इसी स्थिति का चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा शुभग्रह की राशि में होकर कुंडली के किसी भी भाव में हो और शुभग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो और अच्छा हो जाता है। अगर यही बलवान चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में हो, खास करके शुक्र से युक्त या दृष्ट हो, तो अरिष्ट का नाश करता। अरिष्ट का नाश ही नहीं करता। एक श्लोक है पुस्तक में, कल ही मैं पढ़ रहा था तो आधा अधूरा ध्यान में है, मैं बोल देता हूँ। प्रकरोति अरिष्ट भंग, प्रकरोति अरिष्ट भंग, विशेषतः शुक्र संदृष्ट। यानी कि यदि विशेष रूप से करता है, यानी कि हर प्रकार के निरोगी जीवन को प्रदान करता है, ऐसा पुस्तक और देखा भी जाता है। अब ऐसा क्यों?
तो चंद्रमा मन है और शुक्र भौतिक अभिलाषा है, तो मन को भौतिक अभिलाषा मिल गई। शुक्र क्या है? भौतिक अभिलाषा है ना। जी जी गुरु जी। देवगुरु बृहस्पति भौतिक अभिलाषा नहीं है। भौतिक अभिलाषा की जो कारकत्व है या गुण धर्म है वह शुक्रदेव में ही है, देवगुरु बृहस्पति। तो भौतिक अभिलाषा एक यह भी है कि हम दीर्घायु हो, निरोगी जीवन जिए। यह किसके मन में भौतिक अभिलाषा यह नहीं आती? सभी के मन में आता है ना। जी गुरु जी। अगर वही शुक्र के साथ, वही यदि चंद्रदेव के साथ में हो तो और अच्छी बात है, और अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद में आप लोग विद्वान हैं, आप लोगों ने अरिष्ट भंग के कई सूत्रों के बारे में पूर्व से पढ़ा है, आप लोगों को ज्ञान भी है। कक्षा के अंत में आप लोग जरूर कहेंगे कि हाँ, एक आधे सूत्र, एक भी कम से कम नए सूत्र की चर्चा हुई कि नहीं। यदि एक भी नए सूत्र की चर्चा हो जाती है तो यूं समझा जाए कि आपकी आज की कक्षा आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो गई। जातक शास्त्रों में यह भी देखा गया है, लिखा गया है, बतलाया गया है और अनुभव में भी आता है। प्रायः यह सूत्र सभी कुंडलियों में लागू, जिन कुंडली पर सूत्र यह प्रभावी होता है तो वह फल भी अपने प्रदर्शित करते हैं कि देव गुरु बृहस्पति या शुक्र देव या बुध देव, इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह, तीनों में से कोई भी एक ग्रह बलवान होकर केंद्र में होता है और वह अशुभ ग्रह से युत दृष्ट नहीं होता है तो भी अरिष्टों का समन होता है, तो भी अरिष्टों का समन होता है। जिस प्रकार अभी हमने लोगों ने कुछ क्षण पहले एक सूत्र की पुनरावृत्ति की थी, वहीं पर हम लोगों को एक शब्द जोड़ देना चाहिए था। वह क्या? जो 8वें भाव में चंद्रमा, 8वें भाव के चंद्रमा के जो सूत्र हम लोगों ने अभी पढ़ा है, क्या कोई सदस्य उन सूत्रों को दोहरा सकता है? जरा दोहराएंगे तो उत्तम होगा। आठवें भाव में दीप की कुंडली में यदि बुध शुक्र गुरु की राशि में हो तो हर प्रकार के दोष का शमन करते हैं। नहीं, गलत हो गया। गलत तो नहीं हुआ लेकिन स्पष्ट नहीं हुआ। मिथिलेश बाबाजी, आप इसकी पुनरावृत्ति कीजिए। जो चंद्रमा 8वें भाव के चंद्रमा को हम सब ने जो चर्चा किया था वह क्या सूत्र था? गुरु जी ध्यान में नहीं। अच्छा, हम अभिषेक, गुरुजी मैं बताऊं? हाँ बताइए। अगर D1 में चंद्रमा 8वें भाव में हो तो अरिष्ट तो होता है, लेकिन अगर D3 में गुरु बुध और शुक्र की राशि में चला जाए तो अरिष्ट नहीं होता है। अगर गुरु बुध और शुक्र D1 में पीड़ित हैं तो अरिष्ट हो सकता है। नहीं, ठीक, अति सुंदर। यही सूत्र चंद्रमा यदि 6ठे भाव में भी है तो यही सूत्र लागू होता है। यानी कि चंद्रमा 6ठे भाव में हो और वह D3 कुंडली में बुध शुक्र या गुरु की राशि में हो और वह बुध शुक्र गुरु D1 कुंडली में पीड़ित न हो, पापग्रह से युक्त दृष्ट न हो, पाप प्रभावित न हो, तो भी अरिष्ट भंग होता है। यानी कि चंद्रमा 6ठे या 8वें में हो
और वह दृष्कान कुंडली में चंद्रमा छठे या 8वें हो और दृष्कान कुंडली में वह सुभग्रह की राशि में हो और वह सुभग्रह लग्न कुंडली में पापग्रह से प्रीत न हो। स्पष्ट हो गया है अब? जी गुरु जी। अगले सूत्र पर चलते हैं हम लोग। यदि किसी जातक का जन्म रात्रि में हो, यदि किसी जातक का जन्म रात्रि में हो, इस सूत्र को खूब बढ़िया से समझेंगे। जन्म रात्रि में और चंद्रमा बलवान, जन्म रात्रि में हो और चंद्रमा बलवान हो। बलवान चंद्रमा का बल कहां से देखा जाता है? अंशात्मक मान से या पक्ष बल से? पक्ष बल से। पक्ष बल से। पक्ष बल से। पुस्तकों में लिखा गया है कि शुक्ल पक्ष का जन्म हो। अगर शुक्ल पक्ष का ही जन्म है और द्वितीया का जन्म हुआ, प्रतिपदा का जन्म हुआ तो क्या होगा? तृतीया का जन्म होगा तो क्या होगा? चंद्रमा क्षीण रहेगा। तो फिर चंद्रमा ही कमजोर है ना, उनमें तो शुभ गुण है ही नहीं। अगर कृष्ण पक्ष का ही जन्म हो और शुरू के प्रतिपदा द्वितीय तृतीय का जन्म हो तो चंद्रमा बलवान होगा कि कमजोर होगा? फिर बलवान बलवान। बलवान हो। बलवान होगा। तो चंद्रमा की रश्मियों से देखनी चाहिए, तरंगों से देखनी चाहिए। और कि चंद्रमा अब चंद्रमा हम कुंडली में कैसे समझे कि चंद्रमा बलवान है कि कमजोर है? तो सूर्य से चंद्रमा जितना ही अधिक दूर है उतना ही बलवान है। बलवान। उतना ही बलवान है। रात्रि का जन्म होगा तो चंद्रमा किन किन भावों में हो सकता है? तो रात्रि में जन्म होगा तो चंद्रमा यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। क्या यह बातें सही है या गलत है? कि सूर्य से देखना होगा? सूर्य सूर्य से देखना होगा, चंद्रमा से नहीं। चंद्रमा तो रात्रि में भी जन्म होता है तो कभी कभी इधर यहाँ पे हो सकते हैं, दिन में भी जन्म होगा तो यहाँ पे हो सकते हैं। सूर्य देव से देखा जाता है कि यदि सूर्य यहाँ होंगे तो सुबह का जन्म है, यहाँ होंगे तो दिन का, 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 यहाँ होंगे तो दिन का। अगर यही सूर्यदेव कुंडली के छठे भाव में हो, पंचम भाव में हो, चौथे भाव में हो सूर्यदेव, या तीसरे या दूसरे भाव में सूर्यदेव हो तो रात्रि का जन्म होगा। तो रात्रि एवं दिन का जन्म हम लोग चंद्रमा से देखेंगे या सूर्य से? सूर्य से गुरु जी। सूर्य से देखेंगे। तो इसको हम लोग दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि यदि चंद्रमा कुंडली में बलवान हो, यानी कि सूर्य से जितनी दूरी अधिक होंगे तो ठीक है। अगर रात्रि का जन्म है, चंद्रमा बलवान है, पक्ष बल से, इससे रश्मियों से, पूर्ण रश्मियों से युक्त है, तो अरिष्टों का नाश होता है, चाहे चंद्रमा छठे आठवें ही क्यों ना हो, चाहे चंद्रमा छठे आठे ही क्यों नहीं। क्यों ना। चलिए, यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ा। कुंडली में प्रमुख रूप से शुभाग्रह कितने हैं? 4।
4। ये चारों शुभग्रह में से आधे से अधिक यानी कि कम से कम 3 शुभग्रह, कम से कम 3 सुबह दृष्कान कुंडली में अगर शुभग्रह की राशि में हो, यानी कि गुरुदेव, शुक्रदेव, चंद्रमा, बुध, इन चारों में से कोई भी 3, चारों में से कोई भी 3 ग्रह D3 कुंडली में यानी कि दृष्कान कुंडली में शुभग्रह की राशि में हो, यानी कि 3, 6, 9, 12 या 2, 7 नंबर की राशि में हो, तो भी संपूर्ण अरिष्टों का नाश करता हूं। नाश करता है। अब इसके बाद में अब आखिरी सूत्र पर हम लोग चर्चा करते हैं। यह सूत्र आप लोग याद रखिएगा, कल की सुबह की कक्षा में हम अवश्य पूछेंगे कि कल हम लोगों ने अंतिम सूत्र क्या पढ़ा, अंतिम सूत्र क्या पढ़ा था। तो यदि लग्नेश केंद्र में हो और किसी भी एक शुभग्रह से युक्त हो या चंद्रमा से ही युक्त हो, तो भी संपूर्ण अरिष्टों का नाश होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, यदि लग्नेश चंद्रमा से युक्त हो या किसी शुभग्रह से युक्त हो तो भी अरिष्ट का नाश होता है। गुरुजी, ये केंद्र में होना जरूरी है लग्नेश का, या कहीं पे भी होगा तो अरिष्ट? कहीं भी होगा तो अरिष्ट का नाश होगा, लेकिन केंद्र में होगा तो और अधिक, केंद्र में होगा तो और अधिक। इसी सूत्र को यह भी देखने में आया है कि आपकी राशि चाहे जो बनती हो, अगर चंद्रमा 6ठे भाव में ही है, मान लीजिए कि यहाँ पर 10 नंबर की राशि है, चंद्रमा यहीं पे है, तो कौन से राशि का व्यक्ति हुआ ये? मकर राशि का व्यक्ति हुआ। मकर राशि के स्वामी शनि देव होते हैं। शनि कुंडली में कहीं भी हो, जिस भाव में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 8वें में हो या 12वें में या 11वें में हो या केंद्र में हो। अगर 12वें भाव में भी शनि है और शुभग्रह से युक्त है तो भी अरिष्टों का नाश होता है। यानी कि राशि स्वामी, चंद्र राशि स्वामी, आप जिस राशि के हैं उस राशि के स्वामी ग्रह को आप अपना पहचाने, क्या वह शुभग्रह से युक्त अरिष्ट है तो अरिष्टों का समन होता है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। कल की कक्षा में पुनः हम लोग कुछ और 1-2 सूत्रों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। गुरु जी, एक प्रश्न था। प्रणाम। पहले तो हाँ बोलिए। गुरु जी, हमने ये D3 ही क्यों चुना, कोई और वर्ग कुंडली को क्यों नहीं चुना? आसान सा सरल सा बात है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि अपने दिमाग भी, अपने मस्तिष्क को भी दौड़ाना चाहिए, क्योंकि शरीर के जिन अंगों का उपयोग हम ज्यादा करते हैं वह अंग हमारा मजबूत होता है। तो जितनी वर्ग कुंडलियां हैं, सभी वर्ग कुंडलियों से अलग 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 विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है। दृष्कान कुंडली से हम ग्रहों के बल का विचार करते हैं, ग्रहों के बल का विचार करते हैं।
बल का विचार करते हैं तो यदि चंद्रमा सुभग्रह की राशि में है तो शुभ बल प्रदान हो मिल गया उसको। जी जी जी। साहस का विचार करते हैं, पराक्रम का विचार करते हैं तो शुभत्व वाली साहस, शुभत्व वाली पराक्रम चंद्रमा में आ गया तो चंद्रमा तो पाप प्रभावित रहा ही नहीं ना, कमजोर हुआ ही नहीं ना, शुभता इसमें बढ़ गई। मतलब बाकियों को भी हमने देखा तो वो मतलब ग्रह बल के रूप में हम लोगों ने देखा। हाँ जी हाँ। D3 कुंडली, दृष्कान कुंडली हम लोग ग्रहों के बल के रूप में उपयोग करते हैं, नौमांस कुंडली हम लोग ग्रहों के स्वभाव के रूप में उपयोग करते हैं। बर कुंडलियों की तो यही तो महत्ता है। जी 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 जी। क्या अभिषेक जी आप भी यही पढ़े हैं या कुछ अलग? जी गुरु जी, यही पढ़े हैं जो आप पढ़ाए हैं। कि दृष्कान कुंडली से बल का निर्धारण होता है और नौमांस कुंडली से ग्रहों का स्वभाव। स्वभाव। तो स्वभाव तो अच्छे बुरे, स्वभाव से बीमारी का क्या लेना देना। ठीक है गुरु जी, अरिष्ट की बात हो रही है तो हम बल देख लेंगे। ठीक है ठीक। हाँ, तो जितना बलवान होगा उतना ठीक। शुभ शुभ बल है उसमें कि पाप बल है। उचित गुरु जी उचित। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं, अनकहे सूत्र हो जाते हैं। सभी जातक शास्त्रों में यह लिखा गया है कि हम दृष्कान कुंडली से ग्रहों के बल का विचार करते हैं। तो जब शुभ बल होगा तो शुभ फल मिलेगा, जी गुरु जी। और पाप बल होगा तो पाप फल मिलेगा। तो चंद्रमा जी के पास में जितना ही शुभ बल होगा उतना ही हमारे अरिष्टों का समन होगा। तो ये अनकहे सूत्र है पुस्तक के या नहीं है? बिल्कुल गुरु जी, अनकहे हैं। अनकहे। तो हम जितना दिमाग लगाएंगे, जितना ही मनन चिंतन करेंगे, इसीलिए तो हम कहते हैं कि कम से कम किसी भी एक सूत्र पर मनन तो अवश्य ही करें। मनन यदि करते हैं तो अपने आप धीरे 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 धीरे, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम सब ज्योतिष के विद्वान हो जाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर हम लोग मनन चिंतन करेंगे तो ज्योतिष के समझदार हो जाएंगे। हो जाएंगे। केवल समझदार हो जाए, समझने लगे, यही बहुत है। जी गुरु जी। चलिए। ठीक गुरु जी।